Good morning, everyone. हाँ भाई, सेकंड ईयर। आप लोग के में कल जो टॉपिक खत्म हुआ था वो था फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, है ना। यूरिया के निर्माण की विधि कल कंप्लीट हो गई थी, मैकेनिज्म हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज से हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले आज का टॉपिक है काउंटर करंट सिस्टम या काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लिखिए आप लोग, प्रतिधारा गुणक तंत्र। प्रतिधारा गुणक तंत्र, इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिधारा गुणक तंत्र। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए क्लास, आप लोग जानते हैं कल हम लोगों ने पढ़ा था यूरिया के निर्माण की विधि, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कल ये नहीं पढ़ा था कि यूरिया का जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, मतलब यूरिया के सांद्र होने की विधि इसमें आती है, ठीक है ना। जैसे कल बात की थी तो हम लोग एक दिन में कितना एक्सक्रीट कर देते हैं एज अ यूनिट वाटर, 1 से 1.5 लीटर, है ना। तो वो अगर हमारी बॉडी में जब वाटर की कमी हो जाती है तो कंडीशन में क्या होता है, जो यूरिन है बहुत ज्यादा सांद्र हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ हम लोगों को वही चीज पढ़नी है कि किस तरह से वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। जरा एक लाइन लिखिए डेफिनेशन इसकी। अधिक सांद्र मूत्र निर्माण, अधिक सांद्र मूत्र निर्माण की इस क्रिया को प्रतिधारा गुणक तंत्र कहते हैं।
सेकंड ईयर ज्यादा नहीं, डायग्राम बनाना है बनाइए। हाँ बनाना है, बनाइए इसे। ml osmol per liter, osmol per liter। कॉर्टेक्स के नीचे ये चीज 300 ml osmol per liter। osmol एक्चुअली यहाँ पे जो फ्लड भरा रहता है उसकी यूनिट होती है ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, उसकी यूनिट है ये osmol। देखिए सभी चीज मैंने इसलिए यहाँ पे क्लियर लिखा है ml osmol per liter, सभी में ये यूनिट लगाइए, ठीक है।
ठीक है, इसे आप लोग खुद पूरा करेंगे। ये यहाँ पर मैंने सिर्फ वही चीज शो की है इसकी रिक्वायरमेंट है। ब्लैकबोर्ड का डायग्राम तो आप लोगों को अलग होगा, कोई बार तो मैं नहीं बनाया। तो आप लोग जब रिव्यू करते हैं जितना ज्यादा आप लोग को आता है उतना कीजिएगा, ठीक है? हो गया क्या? नहीं हाँ, हो गया? ठीक है, जल्दी कीजिए। अभी हाँ, वेट सेकंड क्या है? चलिए मुझे जरा बताते जाइएगा, मैं जिससे पूछूंगी उनसे। पीछे की रो, ठीक, बॉयज की तरफ से मुझे जवाब देना शुरू कर दिया। ये मैंने जो बनाया है क्या है? सबसे पीछे की रो, सभी की कॉपीज बंद हो जाए बिल्कुल, जब लिखने के लिए बोला जाएगा तब खुलेगी। चलिए क्लोज कीजिए अपनी कॉपी जल्दी। हाँ भाई, सबसे पीछे की रो, ये मैंने क्या बनाया हुआ है? सेकंड एफ्रेड, बिल्कुल सही बात। एफ्रेड यानी कि अभिवाहित करने का, ठीक है? अच्छा, थर्ड रो बताएगा मुझे, ये क्या चीज बनाया मैंने? हाँ, कोई बता दो तीनों में से। ये चीज, ये हाँ हाँ, तीनों में से कोई भी बता सकता है, बिल्कुल सही बात। बैल पी की कोश, ठीक। अब तुम तीनों में से बताना, ये मैंने क्या बनाया है? अपवाही धमनिका, इफ्रेंट आर्ट्रियोल, ठीक, ओके। अब तुम दोनों में से बताओ, ये मैंने क्या बनाया? हाँ जी, ये आरोही और अवरोही क्या क्या बनाया है? आरोही और अवरोही। अच्छा, पीछे बॉयज, सबसे पीछे नहीं पता किसकी? अरे किसकी बनाई है मैंने ये? नेक्स्ट, हाँ भाई तुम तीनों बताइए किसकी बनाई है मैंने? अरे आपस में ना बताएं, मुझे बताना है, बताइए। ठीक है, मैंने सुन लिया, बताइए आप तीन, ये मैंने क्या बनाया? अरे आपस में नहीं बताना है, जो बता मुझे बताओ क्या बनाया? वासा रेक्टा, ये है आपकी हेनरी, ठीक। देखिए एक बार फिर बता देती हूँ, ये है आपकी हेनरी और ये बनाया था मैंने आगे चलकर। क्लास आप भी बोलिया करो या सुनने की है बता दो जब मैं बोलती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था ये इफ्रेंट जो होती है आगे चलकर क्या बनाती है? विन्यूल, है ना, शिरिकाएं बनाती है, और ये शिरिकाएं आगे चलकर वासारेक्टा बनाती है, जो इस हैंडले लूप के चारों तरफ लिपटी रहती है, ठीक है? अब चूंकि हम लोग ऐसे लिपटा हुआ नहीं दिखा सकते ना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बिल्कुल क्लियर उसमें दिखाया हुआ है, ठीक है? ये वासारेक्टा है, ये हैंडले लूप की असेंडिंग डिसेंडिंग लूप है, ठीक। चलिए तुम चारों में से बताओ, ये मैंने क्या बनाया है? बिल्कुल सही बात, पीसीजी और डीसीजी, मतलब समीपस्थ कुंडलित भाग और दूरस्थ कुंडलित भाग। अच्छा, अब तुम चार रह गए हो, ये क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट, सक्रिय नलिका, ठीक है?
होप सो आप लोगों को अब तक ये पूरा डायग्राम याद होना जाना चाहिए, क्लास मैंने इतनी बार बता दिया है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा आप लोग क्लास में। चलिए बात कर लेते हैं, स्टार्ट करें। जब मैंने आप लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट किया था, एक बात बताया था, आपका मेलपीगी कोश, पीसीटी एंड डीसीटी ये पोर्शन आते हैं कॉर्टेक्स में। हेनले लूप ये आता है आपका मेडुला, ठीक है। अब हेनले लूप में मैंने आपको दो लिंब बताई थी, असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब आरोही भुजा और अवरोही भुजा, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर इस बार शो नहीं की है, जस्ट एक सिंपल बना दिया है क्योंकि आपको जानते हैं जनरली। तो यहाँ पर मैंने उस मेड्यूला को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आउटर मेड्यूला और इनर मेड्यूला, क्योंकि आपका हेनले लूप का ये वाला जो रीजन होता है, ठीक, ये बिल्कुल नीचे की तरफ धंसा हुआ रहता है मेड्यूला, ठीक। ये है हेनले लूप, इसकी डिसेंडिंग भुजा और असेंडिंग भुजा, मतलब इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये एक दूसरे के विपरीत होती है, ये दोनों भुजाएं जो है एक दूसरे के विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी चीज छनकर आएगा, फिल्ट्रेट जो होगा, वो आपके इस वे में चलता है, मतलब हम प्रतिधारा पढ़ रहे हैं ना, इसमें धारा की अगर हम लोग बात करें, करंट की बात करें, तो हेनले लूप की दोनों भुजाओं में धारा विपरीत दिशा में बहती है, एक नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ, ठीक है ना। दूसरी खास बात बताएं इसमें, ये मैंने वासा रेक्टा बनाया है जो आपकी अपवाही धमनिकाओं ने बनाया है, ठीक है। आगे चलकर तो वासा रेक्टा में भी ये भुजाएं जो होती हैं, एक आरोही होगी और एक अवरोही। अब चूंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये हो जाएगी आपकी अवरोही डिसेंडिंग, ठीक, और ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से भागवत बनाएगा, तो क्या होगी, ये आरोही भुजा असेंडिंग। कोई परेशानी नहीं प्लस, लेकिन एक बात समझने की ये है, बुक में बाद में देख लेना तसल्ली से, पहले समझ लो, ये हेनले लूप और वासा रेक्टा, क्या इन दोनों के बीच में कुछ भी चीज नहीं होता है? होता है। इन दोनों के बीच में एक द्रव भरा रहता है, ठीक है, फ्लड भरा रहता है, जैसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लड, इंटरस्टिशियल द्रव, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना ये जगह एकदम रिक्त हो, खाली तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पर भरा रहता है आपका फ्लड, एक द्रव भरा रहता है, और इस द्रव की कोई ना कोई ऑस्मोलैरिटी तो होती है। ऑस्मोलैरिटी से मतलब है कहीं का तो ये हाइपोटोनिक होगा, मतलब अति परासरणीय होगा ये द्रव, कहीं का ये संपरासरणीय होगा द्रव, भाई, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हेनले लूप का ये वाला जो रीजन होता है, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब, ये हमेशा वाटर के लिए क्या होता है, पारागम्य होता है, और लवण के लिए अपारागम्य था, ठीक। जबकि ये वाला जो लिम्ब था, ये आपके लवण के लिए पारागम्य और वाटर के लिए अपारागम्य था। लेकिन ये जो द्रव था, तो इस पारागम्य में सॉल्ट के प्रेजेंस होने की वजह से इसकी भी कोई ना कोई ऑस्मोलैरिटी होती है। ये ऑस्मोलैरिटी जो है हमेशा कॉर्टेक्स से नीचे की तरफ हमेशा बढ़ते हुए क्रम में, कैसे होती है, बढ़ते हुए क्रम में। इसी चीज को मैंने यहाँ पर इन डेटा से शो किया हुआ है। कॉर्टेक्स में जो द्रव भरा रहता है, इसमें इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300 ml ऑस्मोल पर लीटर, 600, 900, सबसे नीचे की तरफ होता है 1200, ठीक है। कोई परेशानी इसमें, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है, ऐसा क्यों कि ऑस्मोलैरिटी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होती है, कॉर्टेक्स में सबसे कम होगी, मेडुला में फिर बढ़ते हुए क्रम में होगी। तो बस हमें यहाँ पर यही चीज डिस्कस करनी है। आप लोग इतना तो जानते ही हैं, कॉर्टेक्स में क्या क्या चीज आती है आपकी, मेलपीगी कोश, पीसीटी, डीसीटी, ठीक है। जबकि आपके मेडुला में आते हैं हेनले लूप, कलेक्टिंग ग्लैंड, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं आपकी मेडुला, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर नहीं शो किया जा रहा है। अब क्या था, यहाँ से जब ये फिल्टर होकर आया था, ठीक है, ये वाला रीजन क्या करता है, आपका 80% जल को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अवशोषण मैंने बताया था आपको, अविकल्पी अवशोषण बताया था। अविकल्पी अवशोषण मतलब जहां पे अब हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, यहाँ पे जरूरी है इसका अवशोषण होना,
ठीक है। अब क्या था, 80% तो आपका यहाँ पर अवशोषण हो गया था जल का, यहाँ पर लवण का अवशोषण नहीं होता। लवण का अवशोषण होता है यहाँ पर, मतलब Na पॉजिटिव क्लोराइड आयन, ठीक है, इनका अवशोषण होगा यहाँ से, ठीक। लेकिन जो Na है उसका तो अवशोषण किस माध्यम से होता है, आपका सक्रिय से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लोराइड आयन का होगा निष्क्रिय अभिगमन से, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये अवशोषित होता है फिर उसको कहाँ भेज दिया जाता है, आपके श्वासा रेखा। यही मैंने बताया था कल कि भाई अवशोषण का मतलब ये नहीं है कि इसमें से अवशोषित कर दिया, तो कहीं डालना नहीं है। यहाँ से जो ब्लड आ रहा है आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ब्लड जो आ रहा है, और साथ में कुछ अनवांटेड मतलब अवांछनीय पदार्थ भी आते हैं ना। कल बताया था कि अवांछनीय का मतलब है जो यहाँ से फिल्टर्ड नहीं हो पाते हैं, वो ब्लड के साथ चले जाते हैं गलती से, है ना, जिसको हमने बाद में उसमें श्रावण में पढ़ा, ठीक है। तो अब क्या था, लवण चूंकि आपके इस असेंडिंग लिम्ब से जाता है वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक। ये डिसेंडिंग लिम्ब है ना, तो इसी चीज को मैंने बताया यहाँ पर कि यहाँ के जो लवण थे ये कहाँ चले जाएंगे, आपके वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक। डिसेंडिंग लिम्ब के बाद ये जब जाते हैं इसमें, तो क्या रहता है, यहाँ से कुछ भाग जो है आपके लवण यहाँ चले जाते हैं, जो द्रव भरा रहता है उसमें, ठीक है, वहां पे चले जाते हैं। इसलिए लवण की प्रेजेंस होने की वजह से ज्यादा भाग जो है आपका यहाँ पर ही अवशोषित होता है लवण का, ठीक है। तो जब वो द्रव में जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो उपस्थित द्रव होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जबकि आपका यहाँ पर कहीं पर भी सॉल्ट का मैंने नहीं बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों का ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सब चीजें अवशोषित हुई थी, ठीक है, विलायक की वजह से। लेकिन क्लास सिर्फ और सिर्फ यहाँ की ऑस्मोलैरिटी की हम लोग बात करें, यहाँ पर जो द्रव भरा रहता है हमेशा से समपरासरणीय होता है, आइसोटोनिक होता है। समपरासरणीय का मतलब है जो यहाँ से द्रव आ रहा है, ठीक है, प्लाज्मा आ रहा है, ब्लड प्लाज्मा, वो ब्लड की अपेक्षा देखा जाए, हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो समपरासरणीय मतलब बिल्कुल एक समान है, आइसोटोनिक है, ठीक है। तो इतना फिल्टर हो रहा है उतना ही है, यहाँ पे हमारी कोई सॉल्ट वॉल्ट का तो अवशोषित हुआ ही नहीं था जो उसके उसमें अंतर आएगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आता जाता है ये अति परासरणीय होता जाता है, अति परासरणीय हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर अवशोषित किसका हो जाता है, ये वाटर का, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका डीसीटी होता है आपका अल्प परासरणीय होता है, हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। लेकिन ऑस्मोलैरिटी के लिए क्लास बात की जाए तो सिर्फ NaCl ही जिम्मेदार नहीं होता, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को श्रावण में बताया था कि इस इफ्रेंट केस में क्या हो जाता है, कुछ अवांछनीय पदार्थ भी चले जाते हैं। उन अवांछनीय पदार्थ मतलब हम एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं, दैट इज द यूरिया, ठीक है। यूरिया को अब चूंकि यहाँ पर आ गया था, यहाँ तो आएगा ना वासा रेक्टा में यूरिया, ये क्या करता है, अब चूंकि यूरिया को फिर से क्या करना होता है, श्रावण की फ्लो करनी होती है, प्रोसेस प्रक्रिया होगी, फिर से उसको नेफ्रॉन में भेजते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर इस द्रव में क्या क्या दी जा चुकी है, सॉल्ट, साथ में कुछ यूरिया की मात्रा जो बाद में यूरिन के माध्यम से हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप ऑस्मोलैरिटी देख रहे हैं दो चीजों पे निर्भर करती है, एक तो लवण पे NaCl और साथ में यूरिया, ठीक है। इसके अलावा भी जब हम लोग बात करें तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है इसमें भी क्या होता है, जल के लिए क्या रहता है, ये पारगम्य हो जाती है, क्या हो जाती है, जल के लिए पारगम्य हो जाएगी, लेकिन कंडीशन क्या होगी, जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ADH का स्राव करेगी। ADH मतलब एंटी डाययूरेट हार्मोन, ठीक है। इस हार्मोन का जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावन करती है उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो चुकी है। तो उस कंडीशन में जो हमारे शरीर में पानी था उसका 80% तो यहाँ पे अवशोषित हो गया था, बाकी रह गया था। तो उस कंडीशन में DCT, ठीक, और आपकी संग्रह नलिका, ठीक है, ये दोनों ही जल का अवशोषण के लिए पारगम्य हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो जल का अवशोषण होता है वो विकल्पी होता है, विकल्पी अवशोषण,
विकल्पी अवशोषण का मतलब क्या है? जरूरत होगी तो होगा, जरूरत नहीं है तो फिर नहीं होगा। ये चीज आप लोग एक नॉर्मल सेट करते हो एग्जाम्पल। आप लोग दिन भर में खूब ढंग से पानी पी लीजिए, हर 2-2 घंटे पानी पी रहे हैं अच्छे खास तरीके से, तब उस वक्त जो आपका यूरिन होगा वो इतना कंसंट्रेटेड नहीं होगा। जबकि अगर आप काफी लंबे टाइम तक यूरिन मतलब पानी नहीं पीते हैं, उस वक्त जो आपका यूरिन होता है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है? कंसंट्रेटेड हो जाता है। कलर जो होता है बहुत ज्यादा मतलब बहुत डार्क येलो में हो जाता है। ये तो आप लोगों ने भी जनरली देखा होगा, इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो जो कंसंट्रेशन है यूरिन, वो किसकी वजह से होती है? जब हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, उस दौरान ये संग्रह नलिका जो है आपकी नेफ्रॉन की, वो जल का अवशोषण करती है। ठीक है, जल का अवशोषण हो गया। विकल्पी अवशोषण कितना परसेंट होता है? अप्रोक्स 18%। ठीक है, तो जब यहाँ पर जल का अवशोषण हो गया, उस दौरान आपके जो यूरिन में जल की कमी हो जाएगी, लेकिन बाकी जो पदार्थ होते हैं मेटाबॉलिक, ठीक है, उन सांद्रता बढ़ जाती है। इस वजह से जो आपका यूरिन है वो कैसा हो जाता है? बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड हो जाता है, अति सांद्र में आ जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि यूरिन जो है कब अति सांद्र कंडीशन में जाता है। कल जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो था सिर्फ यूरिन का फॉर्मेशन, चाहे आपको कमी हो चाहे नहीं हो। आज हम लोगों ने स्टडी किया है काउंटर करंट मैकेनिज्म, मतलब अति सांद्र यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, उसकी क्रिया। समझ में आया? हालांकि ये कम आता है, मगर आप लोगों को बताना जरूरी था आप लोगों की सिलेबस में। ठीक है, आप लोगों में जो आता है ज्यादातर वो आता है जो आप लोगों को कल बताया गया था। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म। कोई परेशानी? समझ में आई ये सब चीजें? गुड, चलिए ठीक है क्लास, तो आज आप लोगों का कंप्लीट होता है। अच्छा, एक हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, मूत्र का संगठन, कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन। हाँ भाई, मूत्र का संगठन में लिखिए कुल मात्रा,
देखिए क्लास, यहाँ पर मैंने आप लोगों को यूरिन का को बताया संगठन, ठीक है। इसमें कुल मात्रा कितनी होती है, 1 से 1.5 लीटर हम 24 आवर्स में एक्सक्रीट कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं इतना यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट pH 6 to 8, वाटर जो है 96% होता है, यूरिया 2%, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे सांद्र मूत्र की, मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन की, उस दौरान आपका वाटर लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपके बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े ज्यादा ही, ठीक है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है क्लास आज आप लोगों का सेक्शन ए, सेक्शन ए कंप्लीट हुआ है। आज से हम लोग लेंगे आप लोगों का नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन बी को हम सबसे लास्ट में लेंगे। इस बार सेक्शन सी इसलिए लिया गया है, थोड़ा इजी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है तो इसको जल्दी फिनिश कर लेते हैं, ठीक। फिर रह जाएगा सिर्फ सेक्शन बी, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। हेडिंग लिखिए फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, है जी। सेक्शन सी होगा पहले, चलिए देखिए कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ क्लास, जब हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, तो पहली बात ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत माना गया है दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते हैं, मैंने कुछ अलग नहीं बताया। एल्डिहाइड और कीटोन, देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें आपके कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट्स बने किसके होते हैं आपके, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। इसमें जब हम लोग बात करें इसके रेशियो के बारे में, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनका जो रेशियो, जो अनुपात देखने को मिलता है दैट इज 1:2:1, ठीक है। लेकिन ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जनरली ये शर्कराएं, क्या होती है, शर्कराएं, ठीक है ना, शुगर्स होती है, तब आप लोग जानते हैं, ठीक। तो चलिए वन बाय वन बात करेंगे। फर्स्ट है आप लोगों का, इसको लिख लीजिए, फर्स्ट है आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट के मेनली कितने प्रकार होते हैं, 3, कौन कौन से, सेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड आपका पॉलीसेकेराइड।
देखिए क्लास, यहाँ पर पता चल रहा है मोनोसैकेराइड, मोनो मीन होता है वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड मतलब इसमें सिर्फ शुगर आपकी एक ही मौजूद है, ठीक है ना। मोनोसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिर्फ सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर हम लोग बात करें मोनोसैकेराइड के बारे में, तो इसे हम लोग कार्बन के बेसिस पर, मतलब नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर इसे हम फर्दर डिवाइड, मतलब इसको हम आगे भी वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को बात करें तो पेंटोज शुगर, जानते हैं क्या होता है पेंटोज शुगर? किसने पढ़ा है आप लोगों ने? डीएनए में, ठीक है ना, डीएनए आरएनए में पढ़ा होगा ना। पेंटोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है 5, ठीक है ना। तो वो भी तो आपका मोनोसैकेराइड ही है। तो हमने यहाँ पर मोनोसैकेराइड को फिर से वर्गीकृत करेंगे किसके आधार पर? आपके कार्बन के आधार पर। तो चलिए बात करते हैं। अच्छे से लिख दो।
ग्लूकोज। हो गया? गुड। अब देखिए क्लास, यहाँ पर हमने जो इसको वर्गीकृत किया हुआ है वो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे किया हुआ है। मतलब मोनोसेकेराइड में जिसमें कार्बन नंबर जो है वो 3 है, तो उसे हम लिखते हैं ट्राइमोनोसेकेराइड। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका ग्लिसरेटिलाइड। ठीक, नेक्स्ट जिसमें कार्बन नंबर 4 है उसको हम टेट्रा में रखते हैं, टेट्रा। ठीक, जिसमें कार्बन नंबर 5 होता है उसे हम पेंटोलूस। ठीक, कार्बन 6 होता है उसको हम हेक्सोस में। लेकिन क्लास इसका मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया, आप बता सकते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला इधर लिखते हैं C6H12O6। हाँ भाई, ठीक है, जिसमें कार्बन नंबर 7 है उसे हम हेप्टो में रखते हैं, उसका एग्जाम्पल हमने बता सेटोहेप्टोनोस। ठीक, दूसरी बात, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें इसका अनुपात देखें तो 1:2:1 होता है। 1:2:1। तो देखिए 1:2:1। ठीक, यहाँ पर ये शायद 4 ना होते हुए यहाँ पर 3 ही आएगा, इसमें मिसप्रिंट है। ठीक है, दूसरी खास बात, जब हम लोग बात करें टेट्रालिज्म में, ठीक है, तो टेट्रा में तो देखिए 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर हमने मोनोसेकेराइड को फिर से डिवाइड किया है। इसका मैंने अब आप लोगों को सूत्र तो बताया है, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र नहीं बताया जा रहा, वो आपकी बुक से कीजिएगा, टाइम लग जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अब आप लोग डाइसेकेराइड। इसमें मोनोसेकेराइड के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग डाइसेकेराइड में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। लेकिन क्लास एक खास बात और, ये जो 2 अणु मैंने बताए हैं मोनोसेकेराइड के, ये दोनों मोनोसेकेराइड के जो अणु होते हैं किसी ना किसी से तो जुड़ते होंगे, कोई ना कोई बॉन्ड तो इन दोनों अणुओं को जोड़ता होगा। तो जो बॉन्ड यहाँ पे लगता है दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, कौन सा लगता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखिए जरा इसको अब, ये मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। ये मोनोसेकेराइड अणु ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मोनोमर अणु एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, माल्टोज, सुक्रोज आदि।
अगर हम लोग इस डाइसैकेराइड का जन अपघटन करते हैं तो हमें मोनोसैकेराइड के कितने अणु मिल जाएंगे? 2। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड अणुओं का पॉलीसैकेराइड अणुओं का जल अपघटन करने पर 9 से ज्यादा अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त होते हैं। बाकी की थ्योरी क्लास आप अपनी बुक से स्टडी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई जाएगी। ये सब चीज तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, सेल्यूलोज। ठीक, अगर हम लोग पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन करेंगे तो मोनोसैकेराइड के कितने अणु मिलेंगे? 9 से ज्यादा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखवाया है सेल्यूलोज। ठीक, चलिए क्लास आज से हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसकी हेडिंग लिखिएगा, शर्कराओं का या कार्बोहाइड्रेट का उपापचय लिखो। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप लोग जानते हैं उपापचय 2 प्रकार के होते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुछ अपचय और उपचय। ठीक है, अपचय और उपचय। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मतलब अपचय क्या होता है, जिसमें हम जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ते हैं। ठीक है, वो आ जाता है कैटाबॉलिज्म में। अगर हम बात करें उपचय की, तो उपचय में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एक है अपचय और एक है उपचय। आप लोग डायरेक्ट हेडिंग लिखिए अब, शर्कराओं का अपचय। शर्करा लिखे भाई, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, बात एक ही है, क्योंकि बताया था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शर्करा क्यों होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु का विघटन
4 पदों में किया जाता है, 4 पदों में किया जाता है। ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण, सेकेंड है ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण, चाहे इसको डी में लिखिएगा, इसका डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है ना, इसलिए इसे हिंदी में लिखा गया है विकार्बोक्सीकरण। थर्ड क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र लिखें चाहे पथ लिखें, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आपकी 1 by 1 स्टेप्स के बारे में। फर्स्ट है आप लोग का ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है, पढ़कर आइएगा। हालांकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में ना, रिवीजन हो जाएगा आप लोग।